दोस्तों नमस्कार। हम लोक प्रशासन का एक अध्ययन के विषय के रूप में किस प्रकार से विकास हो रहा था, कैसे विकास हुआ था, 5 चरण थे, उनके बारे में हमने एक साधारण खाका तैयार किया था पिछले एपिसोड में। आज हम लोक प्रशासन के विकास का जो प्रथम चरण है उसके बारे में, उसकी विषय वस्तु के बारे में, इस चरण में क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्रमुख विद्वान और चिंतक थे जिन्होंने इस चरण की स्थापना की, या एक तरह से कहें तो लोक प्रशासन का एक अलग अनुशासन के रूप में विकास को संभव बनाया। आज हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी अपनी चर्चा काफ़ी संक्षिप्त रहेगी, विश्लेषणात्मक रहेगी। हमें परिभाषाओं पर फोकस नहीं करना है, हमें जो अवधारणात्मक स्पष्टता लानी है ताकि आपकी और हमारी रुचि इस विषय को पढ़ने में ज़्यादा जागृत हो और हम संपूर्ण विषय की तैयारी समग्रता के साथ कर सकें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन विषय के विकास का प्रथम चरण कहा जाता है डायकोटोमी, या लोक प्रशासन और राजनीति या प्रशासन और राजनीति का विभाजन का काल इसको कहा जाता है। ये 1887 में शुरुआत मानी जाती है और 1926 तक विद्वान ये मानते हैं कि 1887 से लेके 1926 तक का काल राजनीति प्रशासन के विभाजन का काल था। इस विभाजन के काल को जो स्वरूप दिया मूलतः 3 चिंतकों ने दिया, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ और एल.डी. व्हाइट। क्या रोल था तीनों का? तीनों के अलग अलग और स्पष्ट रोल थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द स्टडी द प्रिंसिपल साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की कि राजनीति और प्रशासन दो अलग हैं, दो अलग व्यवसाय हैं। दोनों व्यवसायों का अलग होने के कारण दोनों को अलग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, दोनों को अलग साइंस की ज़रूरत है। तो हमें प्रशासन के लिए भी एक विज्ञान का विकास करना होगा, मतलब हमें प्रशासन को एक अध्ययन का अलग विषय के रूप में विकास करना पड़ेगा। किस लिए? उनका बेसिक गोल था, बेसिक फंडामेंटल जो था वो था पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित के लिए। उन्होंने कहा कि लोकहित सुरक्षित होगा जब हम लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। विश्वविद्यालयों में चर्चाएं इसके ऊपर होंगी, इस पर रिसर्च होंगी, कैसे हम वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें क्या कमियां हैं उनको दूर करने के बारे में ज़्यादा प्रयासरत होंगे, ज़्यादा विशिष्टता के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि नीति और क्रियान्वयन दोनों अलग हैं। अगर हमें क्रियान्वयन में 3 E's को लाना है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, कार्यकुशलता और मितव्यता को अगर लाना है तो हमें एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है इसको अलग से इसका अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। और यही वैचारिक आधार, इस आधार के पीछे ये 3 E's थे। उसके बाद हमने पिछली बार भी देखा था, उन्होंने साइंस की बात की कि वैज्ञानिक विषय के रूप में इसका विकास होना चाहिए। इसमें प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए कि जो भी निजी संस्थान जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे सिद्धांत हैं, संगठन के अच्छे आधार हैं, उनको पब्लिक डोमेन में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं या पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को हमें प्रोफेशनल बनाना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग विषय हैं। राजनीति नीति निर्माण करता है और जो एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन का जो पार्ट है वो राजनीति से कम नहीं है। चौथी बात उन्होंने की थी कंपैरिजन की, कि हमें राष्ट्रीय सीमाओं से परे हटकर सोचना होगा। दूसरे देशों में, खासकर यूरोपीय देशों में जो अच्छी प्रणालियां हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करना होगा। और हमें अपने लोक प्रशासन में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें उन प्रभावशाली सिद्धांतों का जो कि नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करते हैं उनको हमें हमारे एस्टैब्लिशमेंट में भी उनको लागू करना होगा। दूसरे प्रमुख विद्वान थे फ्रैंक गुडनाउ। विल्सन ने वैचारिक आधार की स्थापित किया, वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। वहीं फ्रैंक जे गुडनाउ ने अवधारणात्मक स्पष्टता
लाए वो इस मामले में कि राजनीति क्या है, प्रशासन क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। उनकी एक पुस्तक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने इस अवधारणा को काफी व्यापक रूप से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स विल है और इस विल को एग्जीक्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए दोनों अलग हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस एग्जीक्यूशन के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स डेवलप करने होंगे ताकि ये एग्जीक्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, इसमें एक्सपर्टीज आ सके, हमें विशेषज्ञता लानी होगी। और अगर हम अलग विषय के रूप में इसको स्थापित नहीं करते हैं, अध्ययन इसका स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, तो ये विशेषज्ञता नहीं आ पाएगी और जो विल है, जो इच्छा है, इच्छा का अर्थ यहाँ है पॉलिसी, यानी जो नीति है उसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं होगा, मीन्स विल का फुलफिलमेंट नहीं होगा। यह अवधारणात्मक स्पष्टता फ्रैंक गुडनाउ ने हमें प्रदान की और इस वैचारिक क्रांति को, वैचारिक आधार को एक स्थापित होने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि एक्सपर्टीज क्यों लानी है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, और एक पद सोपानिक आधार संरचना तभी आएगी जब हम अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज की खोज करेंगे। एक्सपर्टीज को ट्रेनिंग के माध्यम से जो प्रशासन में काम करते हैं उनमें इम्बाइब करेंगे वो एक्सपर्टीज। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में समझना इसलिए जरूरी है ताकि व्यवसाय के रूप में जो लोक प्रशासन है वो ऑटोनोमस हो सके। और किससे ऑटोनोमस? राजनीति ने जो पॉलिसी डिसीजन ले लिया उस पॉलिसी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में, ताकि वो किसी भी प्रकार के दुराग्रहों से, हितों से प्रभावित नहीं हो और ऑटोनोमस होके स्वायत्त या स्वतंत्र रहकर काम करे। उन्होंने कहा कि जब हम लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में एक विशेषज्ञता के साथ इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की स्थापना होगी, व्यावसायिक मानदंड स्थापित होंगे, हम व्यावसायिक मानदंडों की सैद्धांतिक रचना कर सकते हैं और व्यावहारिक प्रशासन में उनका उपयोग कर पाने में सक्षम होंगे। एक प्रमुख बात उन्होंने कही कि अगर हम लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिकल हरासमेंट चलता रहेगा। स्पॉइल सिस्टम था, काफी व्यापक स्तर पे फैला हुआ था और उस स्पॉइल सिस्टम में बहुत भयंकर तरीके से पॉलिटिकल हरासमेंट होता था एडमिनिस्ट्रेटर्स का। तो उन्होंने कहा कि अगर लोक प्रशासन को हमें राजनीति के जो हरासमेंट जो होता है उससे अगर बचाना है तो इसको स्वतंत्र विषय के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, विशेषज्ञ विषय के रूप में विकसित करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल हैरासमेंट के एनवायरनमेंट में कभी भी लोक प्रशासन इस विल को, पब्लिक विल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इस काल को, जिसको डाइकोटोमी का काल कहा जाता है, इस काल को एक यहां वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई। गुडनाउ ने अवधारणात्मक स्पष्टता प्रदान की और एल.डी. व्हाइट ने इस विषय की एक विषय वस्तु की स्थापना कर दी। 1926 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक स्वतंत्र पुस्तक, जिसमें उन्होंने किसी चीज का कोई रेफरेंस नहीं दिया। किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में उन्होंने अपनी किताब में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक सिद्धांतों को लिखा। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये किस देश के लिए, किस स्टेट के लिए, किस कल्चर के लिए। न्यूट्रल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ने एक आधार तैयार कर दिया कि वास्तव में ये केवल अवधारणा और वैचारिक उग्रता नहीं, ये एक वास्तविकता है। लोक प्रशासन एक वास्तविक विषय है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उन्होंने एक इसकी परिभाषाओं से लेकर संगठन कैसे बनाए जाते हैं, संगठनों में मानव संसाधन का प्रबंध कैसे होता है, लोगों को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, संगठन की संरचना कैसी होगी, संगठन में कार्मिक कैसे आएंगे, वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी, यानी संपूर्ण जो लोक प्रशासन जो हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती पुस्तक में इस संपूर्ण विषय वस्तु को स्पष्ट कर दिया। इस प्लेटफॉर्म को स्थापित होने से इस विषय के प्रति
वहाँ के प्रोफेशनल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटिशियंस में, अदर प्रोफेशनल्स में पॉपुलैरिटी बढ़ी कि वास्तव में जब एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल का डिक्लेरेशन एक पुस्तक के माध्यम से, ये बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी बढ़ी, उस पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण ये विषय स्थापित हो गया, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इसमें कोर्स स्टार्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से बन गया एक ये अलग विषय। तो दोस्तों, आज की चर्चा में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो एडवांस स्टेज में है उनको सब पता है। बात है शुरुआती अवस्था की। शुरुआती अवस्था में हमें कभी भी परिभाषाओं में नहीं उलझना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर डाइकोटोमी है तो इसमें अगर मुझसे कोई पूछता है कि डाइकोटोमी क्या है, ये विभाजन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, साधारण शब्दों में मैं कैसे समझा सकता हूं किसी को, आपको उसी तरीके से समझना है। किताब में सब कुछ लिख रखा है, लेकिन एक साधारण सी गाइडलाइन अगर अवेलेबल हो जाती है तो नया विद्यार्थी भी ज़्यादा रुचि के साथ पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक अवधारणात्मक क्लैरिटी रहती है। यही लाने का प्रयास है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।